अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे आरएनए के बारे में कि और भी जो बचा हुआ पोर्शन था वो सारा हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट आरएनए। आरएनए तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड ये है। ये जो होता है आरएनए, द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज फंडामेंटली सिमिलर टू द डीएनए। ये होता है कि बिल्कुल डीएनए जैसा होता है, बट कुछ कुछ इसमें डिफरेंसेस है। जैसे ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें थाइमिन नहीं प्रेजेंट होता है, ये सारा कुछ होता है। तो ये क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज फंडामेंटली The structure of RNA is fundamentally similar to the DNA। ये हो गया। अब क्या है इसमें भी, डीएनए के केस में क्या होता है? 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। आरएनए के केस में भी क्या होता है? 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। इसमें होता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ये होता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन इन द प्लेस ऑफ थाइमिन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल। फिर दूसरा क्या है? डीएनए इज मोर स्टेबल कंपेयरिंग टू आरएनए, क्योंकि यहाँ पे क्या है? थाइमिन प्रेजेंट होता है। तो डीएनए जो है और आरएनए, डीएनए की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिव आरएनए की स्टेबिलिटी से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाइमिन, क्योंकि इसमें थाइमिन होता है, इसमें यूरेसिल होता है, नाइट्रोजनस बेस। फिर क्या होता है कि आरएनए जो है इट कंसिस्ट 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और जो डीएनए है इसमें क्या होता है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, दैट्स वाई ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये है डबल स्ट्रैंडेड। बट एक्सेप्शन है इसके अंदर, दैट इज 5-174 बैक्टीरियोफेज। इस वायरस के अंदर क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया। ये हो गया अबाउट द आरएनए के बारे में, दैट इज़ रिबो न्यूक्लिक एसिड। फिर हम बात करेंगे आरएनए में टाइप्स ऑफ आरएनए, कितने तरीके के आरएनए होते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए। तो देर इज 2 टाइप्स ऑफ आरएनए, दैट इज जेनेटिक और जीनोमिक आरएनए, एंड सेकेंड वन इज नॉन जेनेटिक और नॉन जीनोमिक आरएनए। तो द जेनेटिक और वी कैन से जीनोमिक आरएनए, दूसरा होता है नॉन जेनेटिक और नॉन जीनोमिक आरएनए। क्या है? जो जेनेटिक आरएनए है उसके अंदर, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ डीएनए क्या होता है? आरएनए वर्क एज अ जेनेटिक मटेरियल। इन द एब्सेंस ऑफ डीएनए, आरएनए वर्क एज अ जेनेटिक मटेरियल। इट मीन्स क्या होगा? ये ट्रांसफ़र करेगा 1 जेनरेशन, आरएनए का क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा 1 जेनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन। ये हो गया। बहुत सारे हैं, जैसे HIV वायरस जो होता है, ये हो गया, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। फिर अभी हमने देखा 5-174 बैक्टीरियोफेज, ये सारे के अंदर क्या होता है? आरएनए जो है वर्क एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो है नॉन जेनेटिक और नॉन जीनोमिक आरएनए,
इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी टाइप्स होते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं। पहला है RRNA, जिसको हम रिबोसोमल RNA कहते हैं। दूसरा है tRNA, जिसे हम ट्रांसफ़र RNA कहते हैं। तीसरा है mRNA, जिसे हम मैसेंजर RNA कहते हैं। क्या है, कैसा है, इसका हम डिटेल डिस्कस करते हैं। अब ये जो RRNA है, ये जो है, अब हम RRNA दैट इज रिबोसोमल RNA के बारे में डिस्कस अगर हम करें, तो ये जो RNA है, द 80% ऑफ सेल्स टोटल RNA होता है। नॉन जीनोमिक और नॉन जेनेटिक RNA, जिसके अंदर RRNA, tRNA, mRNA, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो RRNA जो है 80% ऑफ सेल्स टोटल RNA होता है ये। फिर हम बात करें, ये जो है फाउंड इन राइबोसोम, बट इसका जो प्रोडक्शन होता है वो न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। और ये जो RNA है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है कंपैरेटिव mRNA एंड tRNA के। तो क्या है, ये है फाउंड इन राइबोसोम, दैट्स वाई इसे RRNA कहते हैं, एंड प्रोड्यूस्ड इन एंड प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियोलस। ये हो गया, ये हमने देख लिया। फिर क्या है, ये जो है मोस्ट स्टेबल नॉन जीनोमिक RNA है। ठीक है। अब ये जो RRNA है, ये प्रोकैरियोट के अंदर अलग होते हैं एंड यूकैरियोट के अंदर अलग होते हैं। तो ये जो RRNA है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो ये जो RRNA है वो 3 टाइप के होते हैं। देयर इज़ 3 टाइप्स ऑफ RRNA प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। एंड हम बात करें इन केस ऑफ यूकैरियोट्स की, तो 4 टाइप्स ऑफ RRNA प्रेजेंट इन दिस केस। 2 सब यूनिट होते हैं दोनों के केस में, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। तो इसके केस में है लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। इस केस में भी होगा लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट 80s टाइप ऑफ RRNA प्रेजेंट होता है। इसमें क्या है 70s, ठीक है, एंड इसके केस में 80s। तो जो लार्जर सब यूनिट है, इसके अंदर क्या है, ये जो लार्जर सब यूनिट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इन केस ऑफ यूकैरियोट, जिसे हम ये 60S जो है, ये है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल RRNA इन केस ऑफ यूकैरियोट। तो इसमें प्रेजेंट होता है 5S, 5.8S एंड इसमें होता है 28S। स्मॉलर सब यूनिट में क्या प्रेजेंट होता है, स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो होता है 40S टाइप ऑफ स्मॉलर सब यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो स्मॉलर सब यूनिट होता है 40S टाइप एंड इसमें प्रेजेंट होता है 18S RRNA। ये हो गया, यहाँ पे भी RRNA। अब हम बात करें इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स की, तो इसमें प्रेजेंट होता है 50S एंड
30s। तो 50s लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ rRNA में क्या हो जाता है इसमें प्रेजेंट होता है 5s, 23s एंड ये हो गया 3 ही है ना rRNA, एंड यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट में प्रेजेंट होता है 16s rRNA। ये हो गया। हमने क्या बात करी सबसे पहले, जो राइबोसोम, सबसे पहले हमने बात करी कि rRNA जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। ये लेस स्टेबल होता है कंपैरेटिव टू द डीएनए बिकॉज उसमें थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। फिर हमने दूसरा देखा कि यहाँ पे जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो फंडामेंटली सिमिलर टू द डीएनए होता है। फिर हमने बात करी कि आरआरएनए जो है ये जिनोमिक आरएनए होता है और नॉन जिनोमिक होता है, एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर और नहीं भी करता है। तो जिनके अंदर करता है कुछ एग्जांपल है, मोस्टली वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल 5174 बैक्टीरियोफेज, ये जो वायरस है इसके अंदर 5174 बैक्टीरियोफेज है, इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। अब नॉन जेनेटिक और नॉन जिनोमिक आरएनए के अंदर 3 टाइप हैं, एक rRNA दैट इज़ राइबोसोमल आरएनए, एक tRNA एंड एक mRNA दैट इज़ मैसेंजर आरएनए। अब rRNA का डिटेल हमने डिस्कस करा है कि rRNA को सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए कहते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट होता है राइबोसोम के अंदर एंड ये प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। ये मोस्ट स्टेबल नॉन जिनोमिक आरएनए है कंपैरेटिव tRNA और mRNA के। फिर rRNA इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के अंदर अलग अलग तरीके से पाया जाता है। जैसे प्रोकैरियोट के अंदर 70s टाइप ऑफ rRNA प्रेजेंट होता है एंड यूकैरियोट्स के अंदर 80s टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। अब इन दोनों के केस में ये 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है, दैट इज लार्जर सब यूनिट ऑफ rRNA एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ rRNA। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट के अंदर लार्जर सब यूनिट ऑफ rRNA के अंदर, जिसे हम 50s कहते हैं, 5s एंड 23s rRNA प्रेजेंट है एंड स्मॉलर सब यूनिट जो कि 30s rRNA है सब यूनिट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है 16s rRNA प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करें यूकैरियोट्स के अंदर, तो लार्जेस्ट सब यूनिट जो कि 60s है, इसके अंदर 5.8s एंड 28s rRNA प्रेजेंट है। स्मॉलर सब यूनिट जो कि 40s है, इसके अंदर 18s rRNA प्रेजेंट है। यहाँ तक हमने बात कर ली, इट इज़ ऑल अबाउट द RNA के बारे में, दैट इज़ रिबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द tRNA दैट इज ट्रांसफर RNA। tRNA के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर RNA। ये यहाँ के कंटेंट से क्वेश्चन आता है कि ये जो है 10 to 15% ऑफ टोटल सेल्स ऑफ RNA प्रेजेंट होता है। ये 10 to 15% ऑफ टोटल सेल्स RNA, ठीक है। फिर ये क्या है, ये कहाँ बनता है, इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में बनता है। इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये बनता है। फिर इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, दैट इज़ अडेप्टर RNA, सॉल्युबल RNA एंड स्मॉलेस्ट RNA भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि tRNA ऑल्सो नॉन एज, कहीं भी बोले अडेप्टर RNA या फिर स्मॉलेस्ट RNA, या फिर यहाँ पे हम बोले सॉल्युबल RNA, तो वो क्या होता है tRNA की बात कर रहा है। सॉल्युबल RNA तो वो क्या है tRNA, ठीक है। फिर ये जो है इसका जो फंक्शन क्या है, ये एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ अमीनो एसिड। इसका जो फंक्शन है क्या होता है, at the time of protein synthesis, at the time of protein synthesis
इट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ अमीनो एसिड। ये हमने बात कर ली। फिर क्या है, इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है, एंड इसका स्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है, वो देख लेना एक बारी। इसका जो स्ट्रक्चर है, हॉले स्ट्रक्चर। हॉले एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था इसका लीफ क्लोवर लीफ मॉडल इन्होंने दिया था। हॉले ने प्रपोज्ड करा था क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, तो इसका 2D में जो इसका जो है, ये इट लुक लाइक क्लोवर लीफ लाइक ये अपेयर होता था, क्लोवर लीफ लाइक ये दिखता है। फिर अगर हम 3D की बात करें तो 3D के अंदर ये इट अपेयर लाइक एल शेप, इट अपेयर लाइक एल शेप। एक यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फिर हमने ये बात नहीं करी कि यहाँ पे जो rRNA है, इसका जो फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड द अटैचमेंट साइट फॉर tRNA एंड mRNA। ये जो है rRNA जो है वो अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है tRNA और mRNA को। तो क्या होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम जो tRNA है वो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पे बाइंड होता है, और mRNA जो है वो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पे बाइंड होता है। तो यहाँ पे हम rRNA का फंक्शन और लिख लेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। जैसे हमने tRNA की बात करी, तो इट एक्ट्स एज अ करियर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वैसे ही ये क्या है, rRNA का जो फंक्शन है, इट प्रोवाइड अटैचमेंट साइट ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस तो कैसे करता है अटैचमेंट साइट, जो tRNA है और जो mRNA है। तो जो tRNA है वो बाइंड करता है लार्जर सब यूनिट से, और mRNA स्मॉलर वन से। ये हो गया। फिर हमने tRNA का देखा कि न्यूक्लियस में बनता है। ये जो है इसे अडेप्टर RNA, स्मॉलेस्ट RNA, सॉल्युबल RNA कहते हैं, ये प्रोवाइड करता है। ये इट एक्ट एज अ करियर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड को लेकर आता है। ट्रांसलेशन के अंदर हम इस प्रोसेस को पढ़ते हैं। फिर इसके स्ट्रक्चर को हॉले ने प्रपोज करा था। क्लोवर लीफ जो मॉडल दिया था, उन्होंने बोला था 2D में क्लोवर लीफ लाइक दिखता है, 3D में एल शेप का दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड RNA, दैट इज mRNA। mRNA को मैसेंजर RNA कहते हैं। ये 1 to 5% ऑफ टोटल सेल्स RNA है। सेंट्रल डोग्मा जब देखते हैं तो क्या होता है, DNA है, DNA से mRNA का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ये लीस्ट स्टेबल होता है, स्टेबल इन नेचर, ये देख लिया हमने। फिर क्या है, फिर इसका जो ये जो है mRNA, एंड यहाँ पे अगर हम देखें, अगर mRNA से वापस से DNA बनता है तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि अगर वापस से बनना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द जीनोमिक एंड नॉन जीनोमिक RNA, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है ये हम देख लेते हैं। जेनेटिक कोड, सबसे पहले यहाँ से साइंटिस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो जेनेटिक कोड है ये टर्म किसने दिया। टर्म गिवन बाय जॉर्ज कैमल। इन्होंने, इन साइंटिस्ट ने इसका टर्म दिया, जो कि इम्पॉर्टेंट है। फिर इनके डिस्कवरर कौन है, तो डिस्कवर्ड बाय, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। डिस्कवर्ड बाय नीरेनबर्ग, मिथाई एंड खुराना।
यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली। निरेनबर्ग एंड खुराना ये जो है बहुत फेमस है, तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। फिर हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड क्या है। तो देयर इज 6 कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर द जेनेटिक कोड, ये हम देखेंगे। और नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। ये है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है, ये सबसे पहले ट्रिपलेट इन नेचर का होता है। मैं एक डिस्कस कर देती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स का। सबसे पहले क्या है, ट्रिपलेट इन नेचर होता है। क्या है ट्रिपलेट इन नेचर? अगर हम बात करें तो वी हैव 20 अमीनो एसिड। हमारे पास कितने हैं? 20 अमीनो एसिड हैं। एंड एक रूल है कि एक अमीनो एसिड को एक कोडोन सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, कोडोन है वो क्या करते हैं, कुछ कोडोन होते हैं वो क्या करते हैं, अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो एक अमीनो एसिड क्या करता है, एक कोडोन है एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो अगर ये सिंगलेट होता तो 4 टू द पावर 1, अगर ये सिंगलेट होता तो क्या बोल रहा है कि अगर एक कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करेगा तो सिंगलेट में तो पूरा नहीं होगा ना, क्योंकि 4 हैं और वी हैव 20 अमीनो एसिड, तो सफिशेंट नहीं है। अगर डबलेट होता, कुछ इस तरीके से होता, डबलेट होता तो 4 टू द पावर ऑफ 2 कितना हो जाता, 16 हो जाता। 4 4 ज़ा 16। तो क्या होता कि 16 कोडोन होते 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, अभी भी सफिशेंट नहीं है। तो ये क्या है, ट्रिपलेट इन नेचर का होता है। अब क्या है, 64 हो जाता है। तो 64 जो कोडोन है वो सफिशेंट है 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। दैट्स वाई ये ट्रिपलेट इन नेचर का होता है। अगर सिंगलेट होता तो क्या होता कि सिर्फ 4 कोडोन होते, तो क्या 4 कोडोन 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए सफिशेंट है? नहीं। 16 है? नहीं। तो ये इस वजह से क्या होता है, ट्रिपलेट इन नेचर का होता है। 64 कोडोन में क्या होता है कि ओनली आउट ऑफ 64 only 61 कोडोन कोड 20 अमीनो एसिड। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो 3 कोड है, रिमेनिंग 3 कोड क्या होते हैं, वो जो होते हैं स्टॉप कोडोन और टर्मिनेशन कोडोन हम कहते हैं। क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन और टर्मिनेशन कोडोन कहते हैं, जो कि होता है UAA, UAG एंड UGA। यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है। फिर स्टॉप कोडोन है तो कुछ इनिशिएशन कोडोन भी होगा। तो जो इनिशिएशन कोडोन होता है वो होता है AUG, जो कि मिथ्योनिन को कोड करता है। ये हो गया। फिर हम इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये होता है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी क्या है कि अगर हम बात करें AUG की, तो AUG अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर है या किसी के भी अंदर है तो वो सिर्फ और सिर्फ एनी हाउ वो इन एनी केस वो मिथ्योनिन को ही कोड करेगा। तो ये होता है यूनिवर्सैलिटी। ठीक है। तीसरा है हमारा नॉन एम्बिगियस नेचर। नॉन एम्बिगियस नेचर क्या है? ये क्या कहता है कि एक कोडोन, वन कोडोन कोड ओनली वन अमीनो एसिड, वन कोडोन नेवर कोड मोर देन वन अमीनो एसिड। ठीक है। क्या कहता है कि वन कोडोन कोड वन अमीनो एसिड, ये हमने डिस्कस कर लिया। वन कोडोन नेवर कोड मोर देन वन अमीनो एसिड, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम चौथा क्या बात करेंगे, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ GUG। ये वलीन को भी कोड करता है एंड मिथ्योनिन को भी कोड करता है।
वलीन एंड मेथियोनिन। चौथा क्या है, इसका जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज नॉन ओवरलैपिंग। ये कॉन्टिन्यूस चलता जाएगा, ओवरलैप नहीं करेगा। लाइक AUG, GUG, UAA, ये तो स्टॉप कोडोन आ गया, ठीक है। फिर आप इससे पहले यू ये देख लो, फिनाइल एलानिन को कोड करता है। तो ये है नॉन ओवरलैपिंग इन नेचर का होता है। फिफ्थ है कॉमा लिस्ट। इसका क्या है कॉमा लिस्ट, कि अगर हम इसको लिख रहे हैं तो कहीं पे कुछ कॉमा है या कहीं पे भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक मार्क नहीं होता है। फिर क्या है, सिक्स इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट इज डीजेनेरेसी। डीजेनेरेसी क्या कहता है, वन अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। वन अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन क्या है। सबसे पहले नॉन एम्बिजियस जो नेचर है वो कह रहा है एक कोडोन सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन जो डीजेनेरेसी है वो जस्ट इसका अपोजिट है कि एक अमीनो एसिड वो मोर देन वन कोडोन से कोड हो सकता है। फॉर एग्जांपल AUG मिथ्योनिन को कोड करता है एक कोडोन, GUG भी मिथ्योनिन को कोड करता है। मतलब AUG सिर्फ एक कोडोन है वो मिथ्योनिन को कोड कर रहा है, एंड GUG भी सिर्फ एक कोडोन है वो मिथ्योनिन को कोड कर रहा है। बट मिथ्योनिन जो है वो कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन हो रहा है ना, वो GUG से भी हो रहा है एंड AUG से भी हो रहा है। तो ये हो गया इट इज़ अबाउट द जेनेटिक कोड, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि सबसे पहले जेनेटिक का जो टर्म है वो जॉर्ज कैमो सर ने दिया, फिर ये डिस्कवर्ड बाय नीरेनबर्ग, मिथा एंड खुराना। फिर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रिपलेट इन नेचर बिकॉज सफिशेंट है ट्रिपलेट इन नेचर में, क्योंकि 20 अमीनो एसिड को 64 कोडोन जो है वो सफिशेंटली कोड कर पाएंगे, जिसके अंदर सिर्फ 61 कोड करते हैं, 3 क्योंकि स्टॉप कोडोन है UAA, UAG, UGA। फिर एक इनिशिएशन कोडोन भी होता है दैट इज AUG जो कि मिथ्योनिन को कोड करता है। यूनिवर्सैलिटी के अंदर हमने देखा कि AUG जो है वो कहीं भी अगर प्रेजेंट होगा तो वो हमेशा जो है मिथ्योनिन को कोड करेगा। नॉन एम्बिजियस क्या होता है कि एक कोडोन कोड करता है वन अमीनो एसिड को ऑलवेज, बट कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि GUG है। फिर है नॉन ओवरलैपिंग इन नेचर, कोई कोमा कोई मार्क नहीं होता है। फिर डीजेनेरेसी देखा हमने कि जस्ट नॉन एम्बिजियस का अपोजिट है कि एक अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। ये हमने बात कर ली अबाउट द जेनेटिक कोड। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पैकेजिंग ऑफ द DNA हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। क्या है, सबसे पहले कि दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर होता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, ये है। अब लेंथ ऑफ DNA, ये भी आ जाता है क्वेश्चन, लेंथ ऑफ DNA कितना होना चाहिए, कितना होता है 2.2 मीटर, ये है। और जो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस है वो है 10⁻⁻6 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब क्या है, इतना छोटू सा न्यूक्लियस एंड इतना बड़ा DNA, तो वो कैसे पैक होता है, तो वही हम पढ़ते हैं पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे पैकेजिंग की नीड पड़ती है। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स अलग होता है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स थोड़े डिफरेंट तरीके से होता है, तो वो हम देखते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि जो DNA है वो सुपर कॉइल्ड स्टेज में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर DNA प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इन सुपर कॉइल्ड स्टेज।
सुपर कॉइल्ड स्टेट में प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये जो सुपर कॉइल्ड स्टेट में प्रेजेंट है, तो ये जो कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग maintained by non-histone protein that is polyamines। ये हो गया। एंड इसके जो स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर को वी कॉल न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है न्यूक्लियोइड और जीनोफोर हम किसकी बात करते हो, तो ये हमेशा प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। क्या है कि डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है सुपर कॉइल्ड स्टेट में। तो वो जो कॉइलिंग है वो मेंटेन होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, जो कि है पॉलीएमिन्स। फिर इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर कहते हैं। नेक्स्ट यूकैरियोट्स के अंदर किस तरीके से पैकेजिंग होती है वो हम डिस्कस करते हैं। पैकेजिंग इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्या है, तो जो यूकैरियोट्स के अंदर जो पैकेजिंग होती है वो लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन से होती है, जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो होती है वो 5 तरीके के होते हैं। तो लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन की हेल्प से होती है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो 5 टाइप के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये डबल होकर के क्या बनाते हैं, ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये जो प्रोटीन है ये बेसिक प्रोटीन है। तो इसके ऊपर एसिडिक डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज है वो रैप होकर के ऑक्टामर का फॉर्मेशन करता है, जिससे हम न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और ये जो प्रोटीन है दैट इज हिस्टोन प्रोटीन, HN लिख सकते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, ये जो है पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये आपस में रैप्ड होकर के ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं, ये हम कह सकते हैं। और जो इनका क्या है, द यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन इज वी कॉल न्यूक्लियोसोम। द यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि द यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, जो न्यूक्लियोसोम है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये अंडर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स लाइक बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये जो न्यूक्लियोसोम है ये अंडर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के it appears beats on string like structure। ये हो गया beats on string, कुछ इस तरीके से ये इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है ये फर्दर कॉइल होकर के किसका फॉर्मेशन करता है, क्रोमैटिन फाइबर का। एंड क्रोमैटिन फाइबर से यहाँ पे कॉइलिंग होगी, फर्दर कॉइलिंग होगी, अगेन यहाँ पे फर्दर कॉइलिंग होगी एंड ये फॉर्म करेगा क्रोमोसोम। अब अगर हमें और भी नेक्स्ट लेवल का सुपर कॉइलिंग चाहिए तो उसके अंदर हमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत टाइप के होते हैं।
बट वहाँ तक हमें नहीं पढ़ना है, वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है. फॉर फर्दर कॉइलिंग वी नीड अनदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. ये हो गया. फिर हम बात करेंगे यहाँ पे देयर इज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. क्या वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल के अंदर? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल 4 टाइप की होती हैं जो कि होनी चाहिए, जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है. एज इट इज़ याद होनी चाहिए कि इट शुड बी एबल टू जनरेट ऑन इट्स रेप्लिका. It should be able to generate on its replica. It means replication होना चाहिए. दूसरा, ये जो है ये स्टेबल होना चाहिए केमिकली एंड स्ट्रक्चरली. तीसरा कि should be chance of slight mutation. And fourth है followed by Mendelian rules. It should be express itself in Mendelian characteristics. ये है. फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्प्लिट जीन. स्प्लिट जीन क्या है? वेरी इजी एंड सिंपल वन. स्प्लिट जीन जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं व्हेन नॉन फंक्शनल पार्ट इज प्रेजेंट विद द फंक्शनल पार्ट, इट इज कॉल्ड स्प्लिट जीन. क्या है? नॉन फंक्शनल part present along the functional part, इसे हम बोलेंगे स्प्लिट जीन. क्या है स्प्लिट जीन? अगर हम ऐसा बनाएं तो फॉर एग्जांपल ये है, ये स्प्लिट जीन है. इसके अंदर क्या है? नॉन, फॉर एग्जांपल ये जो है नॉन फंक्शनल पार्ट है, ये है फंक्शनल पार्ट, देन अगेन नॉन फंक्शनल पार्ट. ये है. ये जो नॉन फंक्शनल पार्ट है इसे हम कहते हैं इंट्रॉन. तो ये है इंट्रॉन, ये है एक्सॉन एंड ये है इंट्रॉन. इस फॉर एग्जांपल ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम. ये हो गया. फिर क्या होता है? अब इसमें क्या होगा? स्प्लिट जीन नॉन फंक्शनल पार्ट प्रेजेंट अलॉन्ग विथ फंक्शनल पार्ट, तो ये होता है स्प्लिट जीन. अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आरएनए का फॉर्मेशन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम. यहाँ पे जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है वो HNRNA कहते हैं, हीट्रोजिनस आरएनए. क्योंकि यहाँ पे कोडिंग पार्ट एंड नॉन कोडिंग पार्ट दोनों प्रेजेंट है. क्या है यहाँ पे? नॉन कोडिंग पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट है एंड यहाँ पे कोडिंग पार्ट है. ये दोनों प्रेजेंट है. इस वजह से हम इसे हीट्रोजिनस आरएनए कहते हैं. अब ये जो हीट्रोजिनस आरएनए होता है वो होता है अनस्टेबल, बट इसके स्टेबलाइजेशन के लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं. फॉर स्टेबलाइजेशन वी यूज टू प्रोसेस दैट इज कैपिंग एंड टेलिंग. तो कैपिंग के अंदर क्या होता है
कि कैप प्रेजेंट, और यहाँ पे टेलिंग के अंदर क्या होता है, कैपिंग के अंदर TMG कैपिंग करते हैं, ट्राई मिथाइल ग्वानिन, ये जो है 5 प्राइम पे हम अटैच कर देते हैं, ट्राई मिथाइल ग्वानिन, ये 5 प्राइम पे अटैच कर देते हैं। एंड टेलिंग में क्या होता है, ये हो गया कैपिंग, या टेलिंग के अंदर क्या होगा, 200 ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ एडेनाइलिक एसिड, 200 यहाँ पे अटैच करते हैं, यहाँ पे 200 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ एडेनाइलिक एसिड, ये हम ऐड करेंगे, जिसे हम पॉली ए टेल भी कहते हैं। फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये हो जाता है स्टेबल, mRNA का फॉर्मेशन होता है, ये जो हो गया अब ये स्टेबल हो जाता है। मतलब कि हम यहाँ से कैपिंग और टेलिंग करके ये जो है स्ट्रक्चर जो है स्प्लिट जीन को हम क्या करते हैं, स्टेबल बनाते हैं। इंट्रॉन क्या है, एक्सॉन क्या है, इंट्रॉन जो है नॉन फंक्शनल पार्ट है, एक्सॉन जो है फंक्शनल पार्ट है। हीट्रोजेनस आरएनए क्या होता है, अनस्टेबल आरएनए को हम हीट्रोजेनस आरएनए कहते हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल में, किस तरीके से पैकेजिंग होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। फिर हमने बात करा था जेनेटिक कोड का, फिर हमने डिटेल में डिस्कस करा नॉन जीनोमिक आरएनए, उससे पहले हमने थोड़ी प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीनोमिक आरएनए, ये सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस करा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमने यहाँ तक ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट सेशन के अंदर अब हम ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।